क्योंकि दोनों जमातों की देखें 4 साल के बाद भी अपनी हैसियत तो एक काउंसलर का इलेक्शन भी वो इंडिपेंडेंटली नहीं जीत सकते। तो बिलावल भुट्टो साहब का क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा है कि असल में रियासत हमारे साथ मिल जाए और हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यही बात नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कर रहे हैं। ज़रदारी साहब हो गए या नवाज़ शरीफ साहब हो गए या बिलावल साहब हो गए। देखिए उनका कोई या तो हो ना कि कोई लीडरशिप हो जिसका विज़न हो कि कोई बड़ा विज़न होता है। इनका तो कोई विज़न ही नहीं है, बस एक हादसा के नतीजे में सियासत में आ गए। और फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जो माजरीन की सीटें हमारी जेब में, जबकि उनका मुतालबा नंबर 3 है कि बाबा ये सीटें जो है ना आप ख़त्म करें। पहले से कश्मीर में आग लगी हुई है, पहले से वहाँ एक्शन कमेटी जो है ना जिसके अंदर यकीनन हिंदुस्तानी आज भी है, जो सारे मीडिया बता रहे हैं। इलेक्शंस में रिगिंग होती रही है, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। 2018 के बदतरीन इलेक्शंस थे मुल्क की तारीख में जो रिग थे, जिसमें आरटीएस बिठाया गया और जो है वो उस वक़्त सीट्स दी गई। रियासत को सोचना पड़ेगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है। ज़रा प्लीज़ एलाबोरेट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ सकी बिलावल साहब की स्टेटमेंट की आज। अवाम ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिए तो वो खिदमत का वोट है, वो हमारी जो डिलीवरी की है उसका वोट है, डिलीवरेंस का वोट है। बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी कि जनाब हम तो कौमी मफाद में खामोश थे, वरना धांधली तो पहले भी हुई। और नंबर 2, रियासत को सोचना पड़ेगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है। ज़रा प्लीज़ एलाबोरेट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ सकी बिलावल साहब की स्टेटमेंट की आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका और अभी तक के गैर रस्मी रिजल्ट्स के मुताबिक 9 PMLN और 4 सीटों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी रिज़ल्ट आने के बाद से आगाज़ होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज रियासत से सवाल पूछते हैं कि रियासत को सोचना होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का मफाद उनको ज़्यादा अजीज़ है या कौमी मफाद ज़्यादा अजीज़ है। उसके बाद बहुत सारी सख्त बातें की जाती हैं उसी तकरीर, उसी खिताब के अंदर। लेकिन यहाँ पर चंद गुजारिशात मैं भी रखना चाहूँगा बिलावल साहब की खिदमत में कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होता है तो वहाँ पर सब अच्छा था क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है। पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायती है, नून लीग की कोलिशन में है। वहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एट वंस क्या होता है कि चंद सीटें कम आती हैं या वोटिंग जो वोटर का मिजाज था वो आपके हक़ में नहीं गया या जो भी रीज़न्स आप कह लीजिए, उसके बाद इतनी सख्त तकारीर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर यह भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि आज आप लोग पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, तमाम सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं, बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात क्यों नहीं करते। आए दिन हम इस निज़ाम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के निज़ाम के ऊपर, इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान की सियासी जमातें सवाल उठाती हैं। तो इस इलेक्टोरल सिस्टम को या इलेक्शन कमीशन के सिस्टम को, इलेक्शन कंडक्ट करने के सिस्टम को आप ही लोगों ने बेहतर करना है, सियासी जमातों ने बेहतर करना है। और आप लोग तो तरमीम भी माजी में कर चुके हैं, तो एक ही दफ़ा सब बैठ कर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्यों नहीं बात करते। इसी पे आज के शो में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। करिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इलेक्शंस में रिगिंग होती रही है, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। 2018 के बदतरीन इलेक्शंस थे मुल्क की तारीख में जो रिग थे, जिसमें आरटीएस बिठाया गया और जो है वो उस वक़्त सीट्स दी गई। रियासत को सोचना पड़ेगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है। ज़रा प्लीज़ एलाबोरेट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ सकी बिलावल साहब की स्टेटमेंट की आज। अवाम ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिए तो वो खिदमत का वोट है, वो हमारी जो डिलीवरी की है उसका वोट है, डिलीवरेंस का वोट है। बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी कि जनाब हम तो कौमी मफाद में खामोश थे, वरना धांधली तो पहले भी हुई। और नंबर 2, रियासत को सोचना पड़ेगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है। ज़रा प्लीज़ एलाबोरेट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ सकी बिलावल साहब की स्टेटमेंट की आज। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो एक होता है कि जिस वक्त आप इलेक्शंस जीत जाएं तो आप कहें कि ये सही इलेक्शंस हुए हैं, और अगर आप हार जाएं तो आप कहें कि इलेक्शंस रिग्ड हैं। ये थोड़ा सा एक बन गया है, आप समझें, दस्तूर। डेफिनेटली इलेक्शंस में रिगिंग होती रही है, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। 2018 के बदतरीन इलेक्शंस थे
मुल्क की तारीख़ में जो रिग थे, जिसमें आरटीएस बिठाया गया और जो है वो उस वक़्त सीट्स दी गई। लेकिन फिर सब ने, जो तमाम पार्टीज़ हैं, उन्होंने ये सोचा कि पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आया जाए। लेकिन इस वक्त जो ये इलेक्शंस हुए हैं, इसमें पहली तो बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इससे पहले कश्मीर में। इस वक्त अगर वो नहीं सीटें जीत सके तो आवाम का जो मैंडेट है, आवाम ने जो फ़ैसला किया उसको कबूल करना चाहिए। आवाम ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिए तो वो खिदमत का वोट है, वो हमारी जो डिलीवरी की है उसका वोट है, डिलीवरेंस का वोट है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, उस वक्त पीपल्स पार्टी को जब मैंडेट मिला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फ़ौरी तौर पे उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया और बल्कि मुबारकबाद भी दी। और इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये अवाम का जो फ़ैसला है उसको कबूल करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, यू जस्ट सेड कि रिगिंग होती रही है पाकिस्तान में, 2018 में भी हुई, 2024 में भी मैम रिगिंग हुई? जी नहीं, 2024 में नहीं रिगिंग हुई। और 2024 में जो पीटीआई है उन्होंने इसलिए ये शोर मचाए रखा बिकॉज़ अगेन वही बात हो जाती है ना कि इनका आरटीएस नहीं बैठ सका, ये दोबारा से उस आरटीएस के ऊपर बैठ के नहीं हुकूमत में आ सके, तो उन्होंने इस चीज़ का एक शोर मचा दिया। लेकिन कोई जो होती है ना, एक होती है रिगिंग जो कि बड़ी सिस्टमेटिक रिगिंग हो, जो कि 2018 में हुई। हाँ, कहीं किसी हलके में या किसी जगह पे रिगिंग हो जाती है, कोई ना कोई ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है, मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो इलेक्टोरल निज़ाम है, उसको और मजबूत होने की भी ज़रूरत है, उसमें और रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझती हूँ कि ये होना चाहिए। लेकिन एक होती है सिस्टमेटिक रिगिंग, वो 2018 के इलेक्शन में बदतरीन किस्म की हुई थी और उसके बाद इन्होंने शोर भी मचाया, 4 सीटें खुलें पहले और ये 35 पंक्चर की बात करते रहे, फिर इन्होंने खुद ही कह दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। उसके बाद 4 हल्के खुलवाए, हल्के खुले तो उसका क्या नतीजा निकला। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं इनको देखना चाहिए। ये 2013 की मैं बात कर रही हूँ। तो जब सिस्टमेटिक रिगिंग होती है तो उसका भी पता चल जाता है। जब कोई एक आधी जगह पे कोई हो जाए सिस्टम तो वो और चीज़ होती है, उसके ऊपर भी हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए और बेहतर सिस्टम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये कि हर दफ़ा ये कहना कि ये अगर हमारी पार्टी नहीं आई तो ये रिगिंग है, ये मैं समझती हूँ कि इस चीज़ से हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, तो उसी तरीके से मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर का जो फैसला है, लोगों का फैसला है, अवाम का फैसला है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फेयर इनफ। इमरान खान है, इसी लिहाज से इमरान खान इस वक्त जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि मैं, अगर लोग कहते हैं कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, तो उसने एस्टैब्लिशमेंट से बात क्या कर। सेनेटर साहब, आपने डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू भी सुनी। इलेक्शन में या जमहूरियत में होता यह है कि अगर आप कहीं से इलेक्शन हार जाएं तो अब आवाम से या वोटर से गुफ्तगू करते हैं, आप उनको मुखातिब करते हैं अगले इलेक्शन के लिए कि यार इस दफ़ा चले, हो सकता है कि आपका और मेरा जो बैरियर था वो नहीं टूट सका, मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सका अपना मैनिफेस्टो। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो डायरेक्टली रियासत से शिकवा कर रहे हैं कि उनको सोचना पड़ेगा PMLN का मफाद ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा कीमती है या कौमी मफाद को यहाँ पर रखने सामने। मुझे समझ नहीं आ सकी, आपको बिलावल साहब की स्टेटमेंट की समझ आई है सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदो व या कनस्तईन की स्टेटमेंट तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी इनको बताएगी कि वो क्या कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहते, उनका मतलब क्या था, तो समझ नहीं आई। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अभी जैसे शिल्पा साहिबा ने कहा 2024 में भारत के लिए, तो अब आप ये आपके व्यूअर्स तक मैं छोड़ दूंगा कि वो बता दें कि किसमें कितना सच है, कितना झूठ, और उससे आपको पता चल जाएगा कि हम किन लोगों के साथ हम लोगों का वास्ता पड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज को, इस दिखाई से, इस चीज को जहाँ जिसको पूरी दुनिया कह रही है, मतलब एक ने पूरी दुनिया, 2018 की बात करते हैं, 2018 में आपको पता है कि 1 या 2 ऐसे वाक़े हुए कि जिसमें हमें पता चलता है कि जो आरटीएस बैठा था वो किसके हक में बैठा था। अगर आरटीएस सीबीआई के हक में बैठा होता तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब रात को 2 बजे करते कि मैं तो हार रहा हूँ, और बाजवा साहब कह देते कि यार ठीक है तुम्हें जिता दिया गया। इस किस्म के वाकयात फिर कभी ना होते अगर पीटीआई के हक में आरटीएस बैठा।
उस वक्त भी मेरी नजर के लिहाज से एक्चुअली पीटीआई के जो 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 नंबर थे वो सिंपल मेजॉरिटी के थे। इनके तकरीबन 16 से 18 सीटें कम की गई थी ताकि वो बैलेंस ऑफ पावर एक खास ग्रुप के हाथ में दे दे जिसको वो हटा सके। एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जिस तरीके से वो हुआ। अगर वो एक्चुअली उस तरीके से गांधी ना होंगे तो बाकी आई एम श्योर हुई होगी। अब अगर हम गांधी के लिहाज से करके देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पार्टी ने कितनी कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल में अपनी लिखवाई थी। कि जब आप उसको करके देखते तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पीएमएलएन की कितनी थी, पंजाब में कितनी थी, बलूचिस्तान में कितनी थी, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन सारी जगहों पे कितनी। और उसी लिहाज से 2014 में करके देखे 2024 में 2016 का इन्होंने जिक्र किया था 4 हल्कों के लिहाज से। देखिए जब 4 हल्के खुले थे उसमें एक चीज आई थी कि जी इसमें जो मसले हैं वो हैं, क्या कह सकते हैं उसे, कि बेज़ाब्तियां है लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का नहीं है। अब मैं 4 जो हल्के जो खुले थे उन चारों में एक ही किस्म की बेज़ाब्ती थी जो कि 2018 में बहुत सारे हल्कों में जिनमें ये लोग जीते थे वही नजर आई। वो क्या थी कि जीतने वाले के नंबर्स ऑफ रिजेक्टेड वोट्स वो मोर देन द मार्जिन ऑफ विनिंग। तो अगर ये एक ही फर्ज करे, आप सीरियल किलर को कैसे पहचानते हैं कि वो एक ही तरीके की वारदात करता है। अब ये सीरियल किलर है। अब वो सीरियल किलर कौन है? मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि पीएमएलएन है, मैं उसको ये नहीं कहता कोई और, कहीं कोई एक शख्स या कोई एक जगह पे सिस्टम ऐसा है कि जो वही एक काम 2013 में उसने किया था और अकॉर्डिंग टू पापन रिपोर्ट जो उन्होंने मार्च या जुलाई 2019 में शाये की थी उसमें उन्होंने बताया था कि 2013 के इलेक्शन में तकरीबन 35 ऐसे हल्के थे जिनमें ओवरऑल 1.65 क्या कह सकते हैं उसे 650,000 जो वोट्स थे ना उनको रद्दोबल हुआ था। और 2018 में डॉक्टर साहब ये कंप्लेंट्स तो थ्रू आउट आती रहती हैं। आपकी हुकूमत थी, डस्का में एक ज़िमनी इलेक्शन आया, वहाँ धुंध छा गई, लोग पकड़े गए, वहाँ से बैलेट पेपर पकड़े गए। ये तो आपकी गवर्नमेंट में भी होता रहा ना ज़िमनी इलेक्शन में, डस्का वाला आपको याद होगा। बिल्कुल याद होगा। मैं देखें मैं कहता हूँ चाहे जिस हुकूमत में ये नहीं होनी चाहिए। इसी लिहाज से इमरान खान है, इसी लिहाज से इमरान खान इस वक्त जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि मैं, अगर लोग कहते हैं कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है तो उसने एस्टैब्लिशमेंट से बात क्या करनी। उसने कहना है कि 2 चीजें। नंबर 1, पाकिस्तान में एक सिस्टम बन जाए जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सर वो सियासतदानों ने बनाना है, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं बनाना। यही तो सर आज सवाल आपकी खिदमत में रखा है। बिलावल साहब का भी यही स्टेटमेंट आप खिदमत में रखी है, वो आप सबने मिलकर बनाना है। सर इस तरह है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारा जो सिस्टम बैठ रहा है, चाहे आरटीएस हो चाहे आज का हो, तो सियासतदान मिलता है। और दूसरा इमरान खान जो कह रहा था कि देखिए जो हो गया 2024 में, जो हो गया सब कुछ हो गया, खत्म। अभी सिंपल ये कर ले, 1 साल के लिए जो वो कहते हैं कि 1 साल के लिए आप एक, मेरे लिहाज से जो मुझे समझ आई है वो तो आप एक लेट्स से नेशनल हुकूमत ले और उनका सिर्फ एक मैंडेट हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कैसे बनाए जाए और जो उसके बाद हुकूमत आए वो अपना टर्म पूरा करे। ये चीज अगर इस मुल्क में हो जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे। डॉक्टर साहब मैं इस पे वापस आता हूँ, मैं इस पे आप पे वापस आता हूँ। डॉक्टर साहब शिराज साहब, ये एक बहुत अच्छी डिबेट है और इसको आई थिंक बहुत खुल के बात की जानी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे पॉसिबल बनाया जाए। लेकिन हम सॉरी मेरे जैसे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते जब आप स्टैब्लिशमेंट से मुखातिब होकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि जनाब आपने इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर करना है। मुझे समझ नहीं आती जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रियासत से सवाल पूछते हैं कि जनाब पीएमएलएन का मफाद या नेशनल मफाद, ये आप सब ने मिलकर करना है। आपने बैठना है, पीटीआई ने बैठना है, पीपल्स पार्टी ने बैठना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बैठना है। आप लोग जमहूरी ताकतें हैं, अगर आप लोग ही तमाम स्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते रहेंगे तो जमहूरियत कैसे पनपेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के जमहूरियत को इस्तेहकाम भी देना है, अपनी रिफॉर्म्स भी करने। इलेक्शन एक्ट 2017 भी बना, उसमें मज़ीद अगर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है
तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठ के करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई का तो एक ही वतीरा रहा है, इन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करनी, हमने अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी। और ये अभी भी उसी अपनी चीज़ पे कायम है। आपने देखा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये बात करनी है जो है इस्टेब्लिशमेंट से कि आप रिफॉर्म करें। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से ये बात करनी थी तो आप 2018 के इलेक्शंस के बाद ही कर लेते। उस वक्त तो आप एक पेज पे थे, उस वक्त आप कह देते कि हमें ये इलेक्शन नहीं मंजूर। अब मेरे हलके में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये होता है उसका जो है फॉर्मूला, 11,000 वोट ज़ाया हुए और 2,000 वोट से इनके कैंडिडेट जो हैं 2018 में जीते। और जिस वक्त हमने उस वक्त तो इनके जजेस भी इनके पसंदीदा थे, वो तो उस वक्त वो भी सारा सिलसिला उसी तरह का था। हमने बिल्कुल केसेस किए लेकिन केस भी नहीं सुना गया। तो उस वक्त इमरान खान अगर इस चीज़ का करते, अलमबरदार होते और कहते कि नहीं मैं आरटीएस बैठ के नहीं आना चाहता हुकूमत में, मैं चाहता हूँ कि मैं रिफॉर्म्स करूँ, और इस वक्त में इलेक्शन ये रिफॉर्म्स करते और उनको बेहतर कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये बाकी जो है जमातें, पॉलिटिकल जमातें, उनके साथ ये आएँ, बैठें। इनके लोग कमिटी से भी चले गए, भागते हैं, इनके लोग पार्लियामेंट में भी आके सवाई शोर शराबा करने के और कुछ नहीं करते। इनको इस वक्त बहुत अच्छा एक मैंडेट हासिल है कि ये एक ऑपोजिशन में है जी। ऑपोजिशन का काम है कि एक अच्छे अपना रोल प्ले करें और इस वक्त ये आके हुकूमत से डिमांड करें कि हमें ये वाले रिफॉर्म्स चाहिए, हमें ये बेहतरी चाहिए, ताकि आइंदा जो है मुल्क में बेहतर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये तरीका है जमहूरियत को इस्तेहकाम देने का, ये तरीका है कि आप डेमोक्रेसी को जो है इस्तेहकाम दें। तो ये तो लेकिन नहीं करना चाहते ना, ये तो दोबारा से इसी ताक में है या इसी कोशिश में या इसी वेट में है कि फिर से कोई आरटीएस आए, फिर से कोई आरटीएस बैठे और फिर से हम उस ज़रिए से दोबारा हमें इक़्तिदार मिले। पहले से कश्मीर में आग लगी हुई है, पहले से वहाँ एक्शन कमेटी जो है ना, जिसके अंदर यकीनन हिंदुस्तानी आज भी है, जो सारे मीडिया बता रहे हैं। आज फाइनली इलेक्शन का फेज 1 का रिजल्ट आ गया। आज जम्मू कश्मीर का पीपल्स पार्टी बड़ी नाला दिखाई देती है। व्हाट हैपेंड? 4 सीटें आप लोगों की वहाँ से। नवाज शरीफ साहब जो ऐलानात कर रहे हैं कि 10 साल पहले जो मैंने काम किए और मैं मोटरवे बनाऊंगा, वो तो चलो 10 साल जो पहले किया तो, और 10 साल पहले या 5 साल पहले तो उसका अपना भाई जो है ना वो वजीर आजम है, वो तो खुद 4 सीट चल, वही कैसी बात है। फिर वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं मोटरवे बनाऊंगा, तो बाबा आप किसी इज्जत के मोटरवे बनाएंगे? आपका भाई वजीर आजम है और ये गुलाम मुस्तफा मुगल साहब जो है ना वो सतूती के बैठे हुए हैं और फिर कोई एक्शन नहीं है। चलो वो भी हमने बर्दाश्त किए हैं। तमाम वफाकी वजीर बमाए अमीर मुखाल साहब जो जेबी और आज़ाद कश्मीर के वफाकी वजीर है, वहाँ डेरा लेके बैठे हुए सारा, हम उसमें भी खामोश हो गए। आपकी इजाजत से आपकी खिदमत में अगर गोशगुजार कर सकूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, रियासत को सोचना होगा कि कौमी मफाद अहम या नून लीग का मफाद। जमहूरियत है सर, यहाँ पर अवाम को सोचना होगा कि उन्होंने किसको चूज करना है। रियासत ने नहीं सोचना कि अवाम ने किसको चूज करना है। उनका मकसद ये था कि, और फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जो माजरीन की सीटें हमारी जेब में, जबकि उनका मुतालबा नंबर 3 है कि बाबा ये सीटें जो है ना आप ख़त्म करें। पहले से कश्मीर में आग लगी हुई है, पहले से वहाँ एक्शन कमेटी जो है ना, जिसके अंदर यकीनन हिंदुस्तानी आज भी है, जो सारे मीडिया बता रहे हैं, उस एक्शन कमेटी के इस सूरत हाल में मुल्क के बदनसीबी से एक बुज़दिल वज़ीर दिफा जो कभी हिंदुस्तान की जंग में कहीं नज़र नहीं आया, वो भी बिलावल भुट्टो की सफारतकारी कर रहा था पूरी दुनिया में, वो कहते हैं तो कश्मीरी नहीं है। और फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जो माजरीन की सीटें हमारी जेब में, जबकि उनका मुतालबा नंबर 3 है कि बाबा ये सीटें जो है ना आप ख़त्म करें। उसके पीपल्स पार्टी भी बात कर रही थी, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिए कि असम्बली पे छोड़ा जाए। तो बिलावल साहब जो बात करे वो ये चीज़ करे कि पहले से वहाँ अफरा तफरी चल रही है, पहले से लोग नाला है, ऊपर से आप बदमाशी और इस तरह दांधली करोगे, तो आप क्या चाहते हो? नून लीग को करेंगे या आज़ाद कश्मीर को खोना चाहते हो? ये मतलब है उसका। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा पूछे। मैं दोबारा सर यहाँ पर पीटीआई ने बायकॉट किया, आप लोग भी बायकॉट कर देते, कहते भाई हालात फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हम नहीं इलेक्शन में जाना चाहते, पीएमएलएन अकेली इलेक्शन में चली जाती। हमने जो गलती की है, पीटीआई बार बार गलती कर रही है, हम ये गलती नहीं करेंगे। हम चोर को चोर कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे,
ये हमारा एक फलसफा है, हमारे ये है। बिलावल साहब इसीलिए कर रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर न बनाए। वो यही है कि पहले से आग लगी हुई है, पहले से लोग धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले से जो है ना वो माजरीन की सीटों पे एतराज़ करे, ऊपर से आपने ये ड्रामे में मचा लिया है और आप ऐलान कर रहे हो बड़े बेशर्मी से कि इलेक्शन शफाफ हुआ है। तो ये इलेक्शन के मैं ये कहूँगा कि अगर इनका ख्याल है कि हमारी मेरे ऊपर फिल्म बनेगी मुग़ल आज़म फिल्म नहीं बनेगी, गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल तेरे ऊपर खलनायक की फिल्म बनेगी। तो खलनायक साहब तो होगा आज़ाद कश्मीर का। मैं वापस आता हूँ नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, पीटीआई को भी रिग्रेट है इस इलेक्शन के बायकॉट करने का समहाउ? देखिए, आप इलेक्शन से बॉयकॉट तब करते हैं जब आप ये, और ये पूरी दुनिया में होता है, उससे जो होता है जब आपको ये समझ आ जाए कि ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन के अंदर जाति होगी और फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर आपके जानने से उसको वैलिडिटी मिलती है तो आप उसके पीछे हट जाए। अब ये याद रखें कि जो 1985 की जो बात थी वो और टोटली डिफरेंट बात थी। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये जो कहते हैं ना कि 1985 में ये इलेक्शन करते तो रिजल्ट वही आना था जो आया था, क्योंकि वहाँ पे जो उनको लेकर आ रही है वो उनको लेकर आएगी, और वो लोग उनके लोग थे, वही जिलानी साहब के लोग थे, वही जवलक साहब के लोग थे। तो बेहतर ये उसमें हिस्सा लेते ना लेते, हाँ ये उस इलेक्शन को वैलिडेट कर देते अगर ये उसमें हिस्सा लेते। आप कम से कम ये कह सकते हैं कि उसमें, क्योंकि हम लोगों ने वैलिडेशन नहीं की थी तो वहाँ पे एक ही लोग थे, उन्हीं को बुला के कर दिया गया था, जो कि एक बड़ा वजन रखती है। और ये एथिक्स और ये वैल्यूज ये डेमोक्रेसी की होती है। जो शिजरा साहिबा जो कह रही है ना, उसमें जब आप कहती है ना कि सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती है, देखिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस नंबर्स पे तब जाती हैं जब वैल्यूज हो, जब एथिक्स हो। जब आपके मॉरल वैल्यूज और मॉरल एथिक्स ऑफ डेमोक्रेसी ना हो तो फिर खाली नंबर्स में अगर सारे चोर इकट्ठे हो जाए और कह दे कि चोरी जो है आज से जायज होगी, यू थिंक डेमोक्रेसी उसको एग्री करेगी? दुनिया उसको एग्री करेगी? नहीं एग्री करेगी, बिकॉज ऑल्दो इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सेड कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से जब ज्यादा चोर कट्टे मिल जाएं और वो उसके बाद एक गलत काम को उसको एंडोर्स करे तो वो कभी डेमोक्रेटिक वैल्यू की हैसियत नहीं लेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखिए दूसरी बात आ जाती है, हम लोग, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं दे आर वीक, उनकी अपनी वीकनेसेस हैं। उनकी वीकनेस ये है कि जैसे अभी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, 2016 की उनकी स्पीच सुन ले, और उसमें जब इलेक्शन में रहे उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे तो पाकिस्तान से निकाल दिया है, मैं वहां पे नाअहल हो गया हूँ। और कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल में उस वक्त मसूद खान साहब थे कि कौन बैठे हुए थे, उनको कहा था कि जी आप मुझे इसमें ले आए, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ले आए, यहाँ पे तो मैं नाअहल नहीं हुआ ना, पाकिस्तान में नाअहल हुआ। जस्ट इमेजिन, जब आपके मॉरल वैल्यूज ये हो कि मैंने किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं घुस के जाना है और उसमें कोई एथिकल वैल्यूज ना हो, तो फिर सर काम नहीं होते, फिर क्या बात डेमोक्रेसी में हो या ना हो। सर कब बैठ रहे हैं पीएमएलएन के साथ इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स पे, इलेक्शन के रिफॉर्म्स पे? देखिए, इससे ये है कि मैं आपको दोबारा, एंड आई एम वेरी कैंडिड अबाउट इट, आई एम नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स। इसमें पीएमएलएन इज प्रेजेंटली, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनको भी पता है, सबको पता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, there are two forces in Pakistan as we stand today. एक, power of people rest with the man who is in jail, Imran Khan. एक है people in power, they stand nowhere. तो अगर हमने बात करनी है तो हाँ, इनको एज अ स्टेक होल्डर लेकर आना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर आना चाहिए, और हमें वो करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे स्टेप, तो मैं कादिर साहब और शेजर साहिबा हम सब की जितने भी कर ले, एंड में दैट विल बी डिरेल्ड इफ यू डू नॉट ब्रिंग दैट थिंग, एंड आई एम टेलिंग यू ट्रूथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस। शिजरा साहिबा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वफाक में पीपल्स पार्टी ने
आपको वोट किया हुआ है, दो आप ही के वोटों से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो आपकी वजह से चेयरमैन सेनेट भी हैं, उनके पास भी बहुत कुछ है। बट ये जो हालात आज़ाद कश्मीर में बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दोनों ही तरफ से आ रही हैं, कादिर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, कोई वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान में तो कोई खतरा नहीं है, ऑल इज वेल? जी देखिए, पहले तो मैं ये जो सेनेटर साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कश्मीर में बात की, वो उस चीज़ को अलूड कर रहे थे जो आपके दौर में इमरानदार जजेस ने पनामा से अकामा निकाला था और मियां साहब को नाअहल किया था। उस चीज़ को वो अलूड कर रहे थे कि किस तरीके से उस वक़्त की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही थी। और दूसरी बात ये कि ये उनका इशारा जो था वो ये था कि PMLN इंशाल्लाह ताला आएगी। जैसे कि हर पार्टी जिस वक़्त इलेक्शन में जाती है उसको अंदाज़ा होता है कि कितनी सीटें उसने जीतनी है, क्या उसका सिचुएशन है उसमें। तो उनको ये अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में PMLN जीतेगी। दूसरी बात, जहाँ तक आप इल्हाक का बात कर रहे हैं, देखिए जो भी इल्हाक दो पार्टीज़ करती हैं वो उस वक्त करती हैं जबकि किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता। हर पार्टी यही चाहेगी कि वो खुद हुकूमत बनाए, लेकिन जिस वक्त नहीं कुछ ऐसा सिचुएशन बन पाती तो इल्हाक करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक फ्रेमवर्क के तहत ये इल्हाक हुआ जिसमें कुछ आइनी ओहदे इन्होंने लिए और कुछ जो है गवर्नमेंट हमने बनाई और इनके साथ हमने गवर्नमेंट बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक कि ये चाहेंगे कि हम मिलके ऐसी चीज़ों के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम करते रहें और इस गवर्नमेंट को आवाम के लिए मजबूत रखें, तो तभी तक ये गवर्नमेंट मजबूत रह सकती है। सो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इतनी पुरानी पार्टीज़ भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं कि ये मुल्क के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए इसी तरीके से गवर्नमेंट को और हुकूमत को कायम रखेंगे इंशाल्लाह। कादिर साहब, यहाँ पर दो पार्टीज अभी ग्रीव्ड मुझे नजर आ रही हैं, एक आप पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल। इज इट पॉसिबल कि आप लोगों के फासले भी एट सम पॉइंट थोड़े कम हो जाए? देखिए, आपने हुमायूं मेमन साहब से सवाल किया था कि आप कब बैठेंगे, तो उसने नून लीग से, पीपल्स पार्टी या किसी और जमहूरी पार्टी का नाम नहीं लिया है। ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें। आप मुझे बता दो कि अगर हुमायूं साहब ये समझ रहे कि ये सारा सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है तो वो आपको अपना इख्तियार देगा। ये इनका कहना है कि सब कुछ उनके हाथ में, तो वो अपना इख्तियार देगा। तो ये तो एक मेरे हिसाब से बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब PTI ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से भी बाइकाट की है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है टॉक शो में कि आखिर एंकर उससे सवाल क्या करेगा। जो पहले उन्होंने इस्तीफे दिए सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से, वो आशर उन्हें देख लिया। फिर स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे दिए, वो आशर देख लिया है। और GB में जो इलेक्शन में उन्हें इनडायरेक्ट हिस्सा लिया है, यकीनन उनको 2 सीटों की हो गई है इन सब सख्तियों और उसके बावजूद। ठीक है, एक जमहूरी प्रोसेस है, यानी आप गिला कर सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि उन्होंने आपको सिंबल नहीं दिया, आपको नहीं वो कर दिया, लेकिन आपने वोट तो लिया ना। लेकिन कश्मीर में आप क्या करेंगे? कश्मीर में तो आप इलेक्शन से बाइकाट कर चुके। तो मैं कहता हूँ कि एक संगीन गलती है और यही सवाल आपने मुझसे किया है। हम कभी भी नून लीग के लिए जो है ना वो खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये तो चाहते हैं कि इसी तरह हो जाए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचें कि कश्मीर में पहले से आग जल रही है और जिस तरह से वहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ड्रामे खेल रहे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो इसी तरह नून लीग को बाकी 2 फेजेस में, जबकि ये फेजेस भी गलत है मेरे हिसाब से। माजी में पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन जब एक दिन में नहीं होता था तो असर पड़ता था। एक कर दिया है आपने, क्यों 3 किए हैं? फिर ये सारे हमारे खदशात के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। तो अगर इसी तरह बाकी 2 फेज कभी आप इलेक्शन कराएंगे और नून लीग को आप बिठाएंगे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो फूल वहार लेके उनको पहनाएंगे? जैसा शेजरा मेरी बहन कहते हैं, क्या मिलजुल के नहीं है? फिर तो इंशाल्लाह हम सियासी मोर्चा संभालेंगे और सियासी मोर्चा संभालेंगे। सिंध में तो सफाया हमने आपका पहले कर चुका है, बलूचिस्तान में सफाया हो चुका है, पुख्तनख्वा में आपका सफाया हो चुका है, अब रह गए पंजाब। तो इंशाल्लाह फिर कश्मीर और कराची से मिल के हम इंशाल्लाह आपके खिलाफ हम सियासी जदोजहद करेंगे। और ये उनको अच्छी तरह पता है कि ये नहीं टिक सकती इसकी हुकूमत, ना वफाकी ना सूबाई। बाकी मेरी बहन ने, ये शेजरा ने जो बताया कि आईनी उदेली हाली है, मरियम औरंगजेब की तरह जो असम्बली में क्या हमने जहाज लिया है, मैं भी कहता हूँ हमने लिए इस वजह से लिए कि आप जब PTI ने इनकार कर दिया, हमने उनको ऑफर की है, तो फिर आप के वोट के बदले हमने आईनी उहदे लिए जिसका कोई इख्तियार नहीं है।
क्यों न लेते आईनी ओहदे? हाँ, मैं दोबारा कहता हूं, हमने लिए गवर्नर और को कुछ भी भी यही तो कानून कादिर है। भी इस्तिस्ना तो और है फिर ना, अगर और कोई कुछ ये ना समझ सही रहे कि इस्तिस्ना तो है ना सदर के पास अब। सियासी लोगों के ऊपर बोलना तो बड़ा आसान है। और जो लोग कहते हैं ना कि सियासी लोग करप्ट है, मैं कहता हूं आप गिन के बताओ, 50 आदमी का नाम नहीं बता सकते हो। और ये जो 4.5 लाख आपकी ब्यूरोक्रेसी जो करप्ट बैठी हुई है, 70-70 लाख तनख्वाह लेके इनके मुंह लेते हुए छाले पड़ जाती है। आप देख रहे हैं कि टीवी पे आपको मैं बताऊं, मुंह खोलते ही पता चल जाएगा कि ये बिका हुआ है। मैं आपकी बात नहीं करूं, बहुत सारे मेरे मीडिया बारे के में अंदर प्लीज अच्छे लोग बता भी दीजिए मौजूद हैं। कादिर भी, आप मेरे मैं बड़े तो भाई बात हैं, से बता कहता हूं, दीजिए मुंह कि पे मैं भी छाले बिका पड़े हुआ हुए हूं हैं। या नहीं। यानी प्लीज मेरे बारे में बता दीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं दरखास्त करूंगा आपसे। मैंने बता दिया ना, आपकी बात नहीं, आपका नाम नहीं कर रहा हूं। अगर चले आप बात कर लेते, खुदा की कसम, मैं तो मुंह पर आदमी हूं, बोल देता। मैं जी। तो चैनल एंकर की भी बोल देता हूं, तुम के हो। मैं तो कई को बोला है, मेरे टॉक शो उठा के देख रहे। डॉक्टर शिजरा साहबा आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे एक शो की तरफ बढ़ना है। ये डिस्कशन बहुत हेल्दी डिस्कशन है कि डेमोक्रेसी ने पनपना कैसे, हमने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को आगे कैसे लेके जाना है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द ओनली प्रोसेस जो आपको और मुझे पाकिस्तान को लेके आगे चलेगा। उसकी बेहतरी के लिए हमें मैक्सिमम बात करनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बैठकर इकट्ठे सोचना चाहिए व्हाट दे नीड टू डू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स स्टार्ट विद आज़ाद जम्मू कश्मीर। क्योंकि दोनों जमातों की देखें 4 साल के बाद भी अपनी हैसियत, तो एक काउंसलर का इलेक्शन भी वो इंडिपेंडेंटली नहीं जीत सकते। तो बिलावल भुट्टो साहब का क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा है कि असल में रियासत हमारे साथ मिल जाए और हमें वज़ीर आज़म बना दे। यही बात नवाज शरीफ साहब जो है वो कर रहे हैं। जरदारी साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए या बिलावल साहब हो गए, देखिए उनका कोई या तो हो ना कि कोई लीडरशिप हो जिसका विजन हो, कि कोई बड़ा विजन होता है। इनका तो कोई विजन ही नहीं है, बस एक हादसा है के नतीजे में सियासत में आ गए। कुछ बड़ा होता देख रहे हैं 5 अगस्त को पीटीआई के एंड पे। सर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन इत्तेहादी है पाकिस्तान में, वफाक में। एट वंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के फेज़ 1 के रिजल्ट के बाद। तो बिलावल भुट्टो साहब का क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा है कि असल में रियासत हमारे साथ मिल जाए और हमें वज़ीर आज़म बना दे। यही बात नवाज शरीफ साहब जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि दोनों जमातों की देखें 4 साल के बाद भी अपनी हैसियत, तो एक काउंसलर का इलेक्शन भी वो इंडिपेंडेंटली नहीं जीत सकते। लिहाजा उनका तमाम तर रिलायंस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है और वो दोनों एस्टैब्लिशमेंट से नाराज हो जाते हैं इस बात के ऊपर कि देखें आपने हमारे लिए ये नहीं किया, हमें हुकूमत बना देते, जैसे जीपी में हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ। इलेक्शन तो सच्ची बात है पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई इम्पोर्टेंट फेज है, ना ही उसको कोई डिस्कशन की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर सियासत बहाल होगी तो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है ना। जब सियासत ही नहीं हो रही है तो इलेक्शन को डिस्कस करके आपने क्या करना है? इस वक्त तो जो सिचुएशन है वो बड़ी आई वुड थिंक वरिंग है। सी बात ये है, अब उसके ऊपर जाहिर है कि आप अपने प्रोग्रामों में भी, हम भी कुछ ज़्यादा बात हो भी नहीं सकती, बड़ी लिमिटेशंस हैं। और जो हालात हैं, वो कतई तौर के ऊपर इलेक्शन की डिस्कशन वाले तो नहीं है। लेट्स सी अपना हम यहाँ से आगे किधर जाते हैं, हाउ वी प्रोसीड फर्दर लेट्स यहाँ पे। फाल साहब, मेरे जैसे लोगों के जहन में एक ही सवाल आ रहा है बिलावल साहब की स्पीच के बाद। यहाँ पर तरामीम पे तरामीम आती हैं और सबके सब बैठ के इकट्ठे कर लेते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं बात करते? अगर इसी इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई को, तो सब स्टेक होल्डर बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही कर लें एक दफ़ा। कोई यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो देखिए ना, सवाल ये है, आप दोबारा इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में सियासत के ऊपर पहले सियासत होगी तो इलेक्शन की कोई अहमियत है ना। पाकिस्तान में भी ये मॉडल है कि आपको सियासत तो अलाउ नहीं है, तो इलेक्शन को आपने करा के क्या करना है? और जरदारी साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए या बिलावल साहब हो गए, देखिए उनका कोई या तो हो ना कि कोई लीडरशिप हो जिसका विजन हो, कि कोई बड़ा विजन होता है। इनका तो कोई विजन ही नहीं है, बस एक हादसा है के नतीजे में सियासत में आ गए हैं। और अभी तो फ्रैंकली सिवाय इसके 17 साल से बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है। आप देख लें जो सिंध के हालात है। सो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, दैट इज फार डीपर देन इलेक्शंस। और उसमें अब जो जब तक हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई जो है वो आपस में डायलॉग नहीं करते, पाकिस्तान के लोगों का जो एक मिनिमम कॉन्फिडेंस है इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर वो बहाल नहीं होता,
उसके उसके बगैर इलेक्शंस का, डेमोक्रेसी का कोई फ्यूचर नहीं है। और करंट जो इस वक्त गवर्निंग के सिस्टम, हालात, करंट मॉडल जो है ये वायबल भी है कि 2-4 साल 5 साल फर्दर इसी तरह निकाले जा सके? देखिए वायबिलिटी तो आपके सामने ही है इस वक्त। अगर आप एहसन इकबाल की या अली परवेज की या अपने औरंगजेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये वुज़रा ही जितनी क्रिटिसिज्म करते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, तो फिर हमें तो समझ ही नहीं आती कि यहाँ पे ये राय साकब ने और हमने यहाँ पे क्या करना है। क्योंकि अगर हुकूमत के वजीर ही मुतमईन नहीं है पॉलिसी से, तो हमने फिर क्या जो है वो उसको फेयर पॉइंट इनफ। आउट करना है। आपके सामने देखिए इस वक्त जो हमारी चार वजीर इसमें शहबाज शरीफ साहब ने 17 बजट पाकिस्तान में दिए हैं। 5 एज प्राइम मिनिस्टर, 12 चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर। अगर 17 बजट देने के बावजूद भी उनका इकोनॉमिक विजन जो है वो क्लैरिटी नहीं पा रहा, तो अब आप मुझे बताइए और हमने क्या करना है। और ये जो एक हो गया है, अब नवाज शरीफ साहब की तो आपने आज देख ही लिया है कि वो हेरिटेज बिल्डिंग के चेयरमैन बन के गवर्नर, जी। 3 टाइम एक ऐसे आदमी का जो पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है और 50 साल जिसकी पॉलिटिक्स है, वो गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन ले रहा है कि मुझे हेरिटेज का चेयरमैन बना दे। तो इन ये जो सिचुएशन है इस वक्त इन दोनों जमातों की, और जिस तरीके से जो एक्शन को वो जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या हो रहे हैं, आई थिंक ये तो एक क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ। पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है वो इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। सर 5 अगस्त इमरान खान साहब के प्रिजन हुए 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं 5 अगस्त को। पीटीआई कुछ प्लान कर रही है, प्रोटेस्ट, अलीमा खानम साहिबा भी मोबाइल नज़र आती हैं हमें, लोगों से खिताब कर रही हैं, बात कर रही हैं। कुछ बड़ा होता देख रहे हैं 5 अगस्त को पीटीआई के एंड पे? केपी में कर रही है। केपी में तो देखिए कोई ऐसा चैलेंज है नहीं है, हुकूमत भी अपनी है, चीजें भी अपनी है। सो आई डोंट नो पंजाब में आएंगी, कश्मीर में जाएंगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या जो है वो उनको वो बात होगी, या वो और किसी सूबे में जाएंगी तो पता चलेगा। फिलहाल तो केपी में है। केपी में तो देखे ना, हर बंदे का मुफाद है गवर्नमेंट के साथ, सपोर्ट भी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी हासिल है। सो दैट इज नॉट रियली अ टेस्ट केस। टेस्ट केस तो ये है कि वो केपी के बाहर क्या कर पाती है। अभी तक उन्होंने 7-8 कॉलें दी थी अडयाला के बाहर, आपके सामने है, वहां तो साठ यप। सत्तर से ज्यादा लोग नहीं आए। और क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो भी एक बड़ी मुश्किल है इस वक्त दुनिया में भी। देखें जो इसराइल का जेनोसाइड हुआ है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये जो सारी चीजें हैं ये बड़ी पीछे रह गई हैं। और राइट विंग का राइज है यूरोप में भी। तो इसलिए इस वक्त जो एक इंटरनेशनल जो राइट्स की सिचुएशन है वो भी बहुत पतली है, और वहाँ पे भी कोई सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही। तो बाकी रहा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लमेटिक है चीजें जो अभी चल रही हैं। सो दैट मीन्स पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई विंडो आपको नज़र नहीं आ रही राइट नाउ? एज सच पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के लिए जो विंडो है वो तो चले नजर नहीं आ रही है, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई विंडो नजर नहीं आ रही है। आप देखिए कि अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी की जब हम बात कर रहे थे, इस वक्त 60 रुपए डीजल बढ़ा है पिछले 8 दिनों में, 7-8 दिनों में। और आपका आटा जो है वो 150 रुपया थैला बढ़ा है। अब सवाल ये है कि ये देखें आपकी सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। हमें ये था कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और उससे कुछ जो है वो हमारे दाल दलिया चलेगा। अब वहाँ बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, केपी की जो सिचुएशन है, आपकी माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स तो बाहर हो गई हैं। अब आपके पास कोई एरिया नहीं बचा जहाँ पे, अगर ये रेमिटेंस जो है पाकिस्तान के जो 43 अरब डॉलर है इस वक्त, अगर हमारे पास रेमिटेंस ना आए तो हमारे पास तो सरकार में तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं होंगे, जो इस वक्त के हालात है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स अबाउट कि आप ये जो इतना बड़ा सियासी और मुआशी बहरान है, इससे बाहर कैसे निकलना है। आपने देखा है आज जो फिगर आई है कि 70% जो पाकिस्तानी हैं उनकी कुव्वत खरीद जो है वो जी। डिक्लाइन कर गई। जी। और क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जो जमीनों के ठेके हैं वो 2018-19 के लेवल पे चले गए हैं, दैट्स और ट्रू। जो सस्ते हैं वो 200 गुना बढ़ गए हैं। सो फार्मर की कमर टूट गई है, रिटेल की जो लोग हैं उनकी कमर टूट गई है। सो आई डोंट नो फ्रेंकली कि इस हुकूमत के विजन के साथ हम कितना चल सकेंगे।
केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, ये सारे एरिया सुलग रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी को कोई फिक्र। फवाद साहब, जहाँ पे परफॉर्मेंस ना हो, लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, हमारे ऑब्वियसली एक लफ्ज़ इस्तेमाल, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, फैसला साज, क्या उनको एहसास है एट दिस मोमेंट के व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन अराउंड? आई डोंट नो, सच्ची बात यह है कि मेरी चूंकि कोई ऐसा मुलाकात नहीं है, हमारा कोई एक्सेस मेरा है नहीं, लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि देखिए वहाँ मीटिंग्स भी हो रही होंगी, चीजें भी हो रही होंगी, आम आदमियों के जो उस वक्त इकोनॉमी है स्पेशली उस पर बात भी हो रही होगी। और एक तो देखिए ना, प्रॉब्लम उनको ये तो होगा ही कि आपने इंटरनेशनली इतनी बड़ी कामयाबियां ली और अपनी पोजीशन पाकिस्तान की एज ए यूनिक जो एज अ पीस मेकर जो है वो उभर के सामने आई। लेकिन जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब ने, अयूब खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी जो इंटरनेशनल कामयाबियां थी उनको बदल दिया डोमेस्टिक कामयाबियों में, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और जब तक वो नहीं होगा के मसाइल जो हैं वो तो हल नहीं होंगे। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। नाज़रीन, जनाब फवाद, ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होते, इंटरनेशनली वी हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, एवरीबडी नोज़, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, लेकिन एंड ऑफ द डे पर्पस यही होता है कि जो इंटरनेशनली अचीव किया जाए उसको आप कन्वर्ट करें, उसको अपने घर के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन एट दिस मोमेंट मुझे बज़ाहिर लगता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह इन डेज़ टू कम वो प्रॉब्लम्स बहुत कम हो, और अब आए दिन देखें कि प्रॉब्लम्स कम और कामयाबियाँ पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।